You're listening to the Quince podcast. ये जो यूपी है ना, यहाँ पहले, दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 61.61% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में 62.21% वोट पड़े थे। इस बार अखिलेश यादव की सीट करहल पर सबकी नजर थी, जहां रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 16 जिलों में से 8 जिले ऐसे हैं जिसे यादव लैंड माना जाता है। इसके अलावा इसमें 9 जिले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी औसत 25% से ज्यादा है। तो इस तीसरे फेज के वोटिंग के बाद किसका सियासी जहाज डूबता नजर आ रहा है और कौन बढ़त बना रहा है, समझेंगे इस एपिसोड में। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स। यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट ये जो यूपी है ना। तो अगर इन 59 सीटों को बांट कर देखें तो एक तो 19 सीटें पश्चिमी यूपी की है, जहां पर 2017 में बीजेपी के हाथ 14 सीटें थी और एसपी के हाथ 4। फिर 27 सीटें अवध की है, जहां 2017 में बीजेपी को 22 और एसपी को 4 सीटें मिली थी। फिर 13 सीटें बुंदेलखंड की है, जहां सारी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार यहाँ वोटिंग कम हुई है। वहीं यादव लैंड माने जाने वाले इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई है। इससे सियासी हवा का थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है। मेरे साथ हैं वेरी सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्विंट हिंदी पॉडकास्ट पर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो कैसा है रहा आपका अब तक का अनुभव। पत्रकारिता में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात ये है, ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैंने शुरू किया था हम्म। पत्रकारिता आज से करीब 36 साल पहले, 36 तो साल उस वक्त, हाँ, तो उस वक्त के जो हिंदी पत्रकारिता के जो तमाम बड़े संपादक थे, हम्म। लगभग मुझे उनके सबके साथ काम करने का अवसर मिला। तो ये मेरा एक सौभाग्य है कि कम से कम जो है हम्म। उस हिंदी पत्रकारिता के बड़े संपादक, जब मैं टाइम्स हाउस में आया था, हम्म। जेएनयू में मैं एमफिल कर रहा था, और उस वक्त के जो संपादक थे, हम्म। जो मैं जिनके साथ मैं सीधे काम कर रहा था वो तो थे ही। इनके हम्म। अलावा टाइम्स हाउस के तमाम समूहों में मुदगल जी थे, ओके। और मृणाल पांडे जी थी, वामा की संपादक अच्छा। थी, हम्म। नंदन जी दिनवान के संपादक थे। तो माधव नंदन जी के साथ तो मुझे मैंने इन टाइम में काम किया। तो कुल मिलाकर के मेरा तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। ये सारे वो नाम हैं हिंदी पत्रकारिता के, अच्युतानंद मिश्रा जी, जो ओके। अपने जमाने में बड़े मूर्धन्य लोग थे, और हम्म। मुझे उनके सबके साथ काम करने का मौका मिला। मधुसूदन आनंद जी, मतलब मैं हम्म। किसका नाम छोड़ू, लिस्ट काफी लंबी ये है। मेरा बड़ा सौभाग्य है। बहुत नहीं, लंबी आपका लिस्ट है इतना और मैंने लंबा। उनसे सबसे हाँ, सीखा। आपका ये अनुभव हमारे अभी लिसनर्स के लिए भी काम आएगा, इसलिए मैं सीधे जी सवालों की ओर बढ़ता हूँ। और सर, मेरा जी। पहला सवाल जो है वो है ये कि इस बार यादवों के गढ़ में बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, लेकिन पिछली बार इन्हीं सीटों जी पर बीजेपी ने सेंधमारी की थी 2017 में। तो इस बार वोट जी। किसके पक्ष में जाता दिख रहा है, क्या कह सकते हैं इस पर। देखिए, वोट किसके पक्ष में जा रहा है ये तो हम्म। निश्चित तौर पर हम सभी तभी बता पाएंगे जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन हम्म। एक आकलन जरूर किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है। खासकर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे आप तुलना करते हैं चुनावों की। हम्म। पिछली बार निश्चित रूप से जो तीसरे दौर का मतदान हुआ है, इसको हम लोग पत्रकारिता की भाषा में यादव बेल्ट या यादव पट्टी ये कहिए, क्योंकि ये जो जिले हैं जिनमें कल मतदान हुआ 20 तारीख को, 20 फरवरी को, तो उसमें फरुखाबाद, इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, हम्म। और बुंदेलखंड के इलाके, झांसी, हमीरपुर। तो ये इसमें जो ये बुंदेलखंड के अलावा जो जिले हैं वो सब यादव पट्टी कहे जाते हैं, हम्म। यादवों की बहुतायत है। और बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पूरी राजनीति इसी बेल्ट से शुरू की।
यहीं से वो उन्होंने स्थानीय राजनीति से लेकर के और राष्ट्रीय राजनीति तक की जो उनकी यात्रा रही वो इसी पट्टी से, इसी बेल्ट से शुरू हुई। और संयोग से कहिए मैं भी इसी बेल्ट का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद कानपुर का रहने वाला हूँ। तो इस पूरी बेल्ट की जमीनी जानकारी थोड़ी बहुत मुझे बचपन से मिली है। मेरे गांव, मेरे रिश्तेदारियां सब है इस पूरे इलाकों में, तो काफी कुछ जानकारी है। तो देखिए क्या है कि जो 2012 से अगर आप शुरू करें विधान विश्लेषण, तो 2012 में इस पट्टी में समाजवादी पार्टी ने 37 से 38 सीटें जीती थी। और 2017 में उसके पास सिर्फ 8 सीटें आई थी और 49 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2017 में। तो आप देखें 2012 से 2017 में स्थिति एकदम उलट गई। क्यों उलट गई, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि 2012 में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी लीड कर रहे थे उसको। अखिलेश तब लीडर नहीं थे, अखिलेश उस पार्टी के नेता थे, युवा नेता थे, लेकिन चुनाव मुलायम सिंह जी के नाम पे लड़ा गया था और उसमें जो है उसको सफलता जबरदस्त मिली थी समाजवादी पार्टी को इस पट्टी में। सब कुछ एकजुट था, पार्टी एकजुट थी, परिवार एकजुट था, एंटी इनकम्बेंसी मायावती के खिलाफ थी, उस वक्त सरकार मायावती जी की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर तब लगाया था, मुझे याद है गडकरी जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बहुत ताकत लगाई थी उस समय भी, लेकिन भाजपा उस वक्त 47 सीट पर सिमट गई थी कुल पूरे उत्तर प्रदेश में। तो 2012 उसके बाद अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, जिसमें 3 साल जो है वो कहा गया कि 5 मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। अखिलेश जी को कायदे से सरकार चलाने का मौका तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मिला। और उस वक्त जो उन्होंने काम किए विकास के, उनके आधार पर 2017 में वो चुनाव मैदान में गए और वो उस 2017 का चुनाव पूरा अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया। लेकिन फर्क ये था कि एक तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था, करीब 100 सीटें कांग्रेस को दे दी थी, 100 या 103 सीटें। दूसरा, उस वक्त समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ होती है वो सपा के खिलाफ थी। तीसरी बात यह है कि उस वक्त समाजवादी पार्टी का पूरा हाउस जो था वो बुरी तरह से डिस्टर्ब था, परिवार में झगड़ा था और उसको लेते हुए पार्टी में बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन था। रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ थे, शिवपाल यादव और अमर सिंह एक तरफ थे, एक साथ थे, और पूरी पार्टी टूट गई थी। और मुलायम सिंह जी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो बीच में थे और रैंक एंड फाइल सपा का डिस्टर्ब हो गया था। और उसका नतीजा ये था कि ये जो जिस यादव बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, इस यादव बेल्ट में गांव गांव घर घर समाजवादी पार्टी का जो जनाधार वर्ग था उसमें विभाजन था। कुछ लोग अखिलेश के साथ थे तो कुछ लोग शिवपाल जी के साथ थे और कुछ लोग ऐसे थे जो घर बैठ गए थे। इस सब का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके पक्ष में मोदी लहर थी, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। समाजवादी पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई थी, विभाजित थी, परिवार में झगड़ा था, एंटी इनकम्बेंसी उसके पास थी, उसके खिलाफ थी। और कांग्रेस से गठबंधन होने का एक नुकसान ये हुआ सपा को कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार थे वहां समाजवादी पार्टी का वोट जो है या तो घर बैठ गया या उसने बीजेपी को वोट दिया, और जिन सीटों पर सपा के उम्मीदवार थे वहां कांग्रेस का वोटर जो था वो या तो घर बैठ गया या उसने भाजपा को वोट दिया। तो ये सारे फैक्टर जो थे उस समय बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के थे उसमें, और भाजपा के पक्ष में थे और सपा के खिलाफ थे। तो नतीजा वो हुआ कि 49 सीट, 49 सीटें भाजपा ने जीती और 8 या 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो 2012 2017 दोनों से अलग तथ्य है, फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव अब पूरी पार्टी उनके कमांड में है। यहां तक शिवपाल जी भी पूरी तरह समर्पण करके समर्पित हो गए, अपने भतीजे के साथ आ गए, और हम लोग देख रहे हैं कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह से अपनी सीट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और साथ में है परिवार साथ, पूरी पार्टी, पूरा परिवार सब एकजुट है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो है जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है वो इस बार भाजपा उसका शिकार है। इस बार वो भाजपा के खिलाफ है। तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नाराजगी है लोगों में। आवारा पशुओं का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, खाद न मिलने का मुद्दा है, आलू के पर्याप्त भुगतान और उसके स्टोरेज का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी उनको उठा रही है और उसको लगता है कि वो इस बेल्ट में अच्छी सफलता पा पाएगी। अब जिस तरह वोटिंग हुई है, वोटिंग मतदान लगभग उतना ही हुआ जितना पिछली बार हुआ था। कानपुर शहर में सबसे कम मतदान हुआ है। तो
मुझे लगता है कि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए, मानना चाहिए, मेरा मानना है कि इस बार इस यादव बेल्ट में कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं ये तो हम 10 मार्च को ही इसका समझ पाएंगे। एक नजर करहल सीट पर भी थी और वहां तो इस बार वोटिंग में रिकॉर्ड ही टूट गया है। पिछले मतलब 45 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग हो गई है। तो इसका फायदा क्या अखिलेश को मिल सकता है या बीजेपी के एसपी सिंह बघेल? देखिए, इसका उत्तर आपको मिलेगा कि दोनों प्रत्याशियों की जो उम्मीदवारी है, जो उनका कैंडिडेचर है, उसके विश्लेषण करिए जी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता है। अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री होंगे। बघेल साहब जो है, एसपीएस बघेल जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार के राज्य मंत्री हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार मान लीजिए दोबारा बनती है तो बघेल साहब तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो कोई और होगा, या तो योगी जी होंगे या कोई और होगा। और अगर बघेल साहब चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री नहीं बने तो एमएलए बन करके वो तो फिर एमएलए विधानसभा से इस्तीफा देंगे, जो आमतौर पर होता है, और वापस केंद्र में राज्य मंत्री रहेंगे। तो करहल का वोटर किसको वोट देगा? जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है या जो एक तरह से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत चुनाव लड़ने आया है? ये सीधे सीधे विश्लेषण के तौर पर नंबर 1। नंबर 2, तो इसलिए कभी भी किसी भी वीवीआईपी सीट पर जो बड़ा नेता होता है लोग उसके पक्ष में ही जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी बनारस से लड़ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे। लोगों को लगा पता नहीं केजरीवाल साहब क्या करेंगे, लेकिन क्या हुआ, मोदी जी भारी बहुमत से चुनाव जीते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रही थी। तो बनारस के लोगों को मालूम था कि अगर नरेंद्र मोदी जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री होंगे, तो हम प्रधानमंत्री चुने या हम सांसद चुने। तो करहल में लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे या खाली एक विधायक चुनेंगे। तो ये एक तो वोटर के विवेक इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि करहल गढ़ है समाजवादी पार्टी का और हमेशा का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह जी वहां पढ़े भी हैं, उन्होंने पढ़ाया भी है। सैफई जो उनका पैतृक गांव है उसके बिल्कुल बगल में है। वो अगर डेमोग्राफिक देखें, वोटरों की अगर उनका आबादी का अनुपात देखें तो यादव वोट वहां सबसे ज्यादा है, करीब 35-36% जो है वहां यादव वोट है। उसके बाद 18-20 हजार मुसलमान वोट भी हैं। तो ये तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का मूल जनाधार है। इसके अलावा जो गैर यादव वो मतदाता है वो भी मुख्यमंत्री चुनने के लिए सोचेंगे या एक विधायक चुनने के लिए सोचेंगे, जो मैंने कहा। फिर मुलायम सिंह परिवार की उस क्षेत्र में अपनी एक लोकप्रियता है, वो सिर्फ यादवों में ही नहीं है, वो गैर यादवों में भी है। क्योंकि मुलायम सिंह जी के बारे में ठीक है वो पिछड़ों के नेता रहे हैं, उन्होंने यादव पॉलिटिक्स की है सब है, लेकिन उन्होंने जो उनके जो उस इलाके के गैर यादव जो सवर्ण हैं उनको भी मुलायम सिंह यादव ने बहुत कभी होस्टाइल नहीं किया। कभी उन्होंने उनको जो है, अब वो ठीक है कोई किसी पार्टी का जनाधार है, पहले कांग्रेस को वोट देते थे वहां के सवर्ण, भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से सबके रिश्ते मुलायम परिवार से बहुत अच्छे हैं, चाहे वो शिवपाल से हो, चाहे अखिलेश जी से हो, चाहे मुलायम सिंह जी से हो। तो इसका फायदा भी निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को मिलना चाहिए। तो ये मेरा एक मोटा मोटा आकलन है। बाकी चुनाव है, फिर 10 मार्च का हम लोग इंतजार करेंगे। करहल के मतदाता की ये कोशिश जरूर है कि अगर वो अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी लीड से उनको जिताने की कोशिश में है, इसीलिए शायद रिकॉर्ड मतदान हुआ है। ओके, अच्छा, समाजवादी पार्टी का जो MY फॉर्मूला है तो वो इस फेज में कितना हिट हुआ? देखिए, इस फेज में तो मुसलमानों की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो 11% के आसपास है इन टोटल। जो प्रतिशत उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 2 फेज हुए, पहले और दूसरे, उनमें जो उनकी भागीदारी थी 27%, 28%, वहां बहुत थी। यहाँ तो पॉकेट्स हैं छोटे छोटे, उनमें है और वो सब सपा के साथ है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण MY नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण है ओबीसी कार्ड। यहाँ जो अखिलेश यादव ने जो ओबीसी कार्ड चला है, जिसको जो पिछली बार चूक गए थे, मुलायम सिंह यादव ने जब राजनीति शुरू की थी तो वो यादवों के नेता नहीं थे, वो किसानों के नेता थे और किसान जातियों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह ने जो किसान जातियों का एक पूरा एक मंच बनाया था, जिसको उस जमाने में अजगर कहा जाता था। अजगर से मतलब था अहीर, जाट, गुजर, राजपूत जी, तो उसको अजगर कहा जाता। बाद में उसमें जब VP सिंह के जमाने में उसमें मुस्लिम जुड़े तो मजगर हो गया। तो मुलायम सिंह जी जो थे, जब नेता थे, तो वो यादवों के नेतृत्व में जो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी थी, किसान जातियों की गोलबंदी, उसमें यादव, कुर्मी, लोध, आपके शाक के, प्रजापति, सविता समाज,
उसमें कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, बघेल समाज, ये एसपीएस बघेल खुद मुलायम सिंह जी के साथ थे। ये उनके पहले सुरक्षा अधिकारी थे, बाद में उनकी पार्टी में आए और उनकी टिकट पर ये चुनाव लड़े और जीते। तो ये सारा जो है, दयाराम शाक्य एक बड़े नेता हुआ करते थे, राम सिंह शाक्य एक नेता होते थे, सब लोग जो है उस समय मुलायम सिंह जी के साथ एक बड़ा समूह होता था और मुलायम सिंह जी सब जातियों को साथ लेके चलते थे। लेकिन धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी बढ़ी और कल्याण सिंह ने सोशल इंजीनियरिंग की, तो उन लोधों को अपने साथ जोड़ा, निषादों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, कुर्मियों को जोड़ने की कोशिश की। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गैर यादव पिछड़ों को लाने की एक सोशल इंजीनियरिंग की और उसमें उनको सफलता भी मिली काफी हद तक। लेकिन इस बेल्ट में, एटा में तो उनको सफलता मिली, एटा और फर्रुखाबाद में, लेकिन मैनपुरी इटावा में उतनी सफलता नहीं मिली उनको। तो इस बार 2017 में अखिलेश यादव जो है चूक गए थे। उनका जो गठबंधन था वो ज्यादातर यादवों का, और जिस एमओआई की बात कर रहे हैं वो हो गया था। इस बार अखिलेश यादव ने एक तो महान दल के केशव देव मौर्य हैं, उनको अपने साथ रखा, जो इसी बेल्ट में काम करते हैं, इसी क्षेत्र में उनको उन्होंने फर्रुखाबाद में उनके दल को टिकट भी दी, सीट भी दी है। इसके अलावा जो उन्होंने तमाम राजाराम पाल, जो पाल समाज के नेता हैं, जो कांग्रेस में थे, वो समाजवादी पार्टी में आ गए, वो उन्होंने काम किया इस बेल्ट में। इसके अलावा कुशवाहा है, राजाराम कुशवाहा है, और कई नेता हैं पिछड़ी जातियों के जो जिले और मंडल स्तर के हैं, जो समाजवादी पार्टी में साथ में आए हैं। तो उनको सबको साथ लेकर के अखिलेश यादव ने फिर से वो जो एमवाई के अलावा जो ओबीसी पोलराइजेशन था, ओबीसी गठबंधन था जो उनसे छिटक गया था 2017 में, उसको जोड़ने की फिर कोशिश की है। अब उसमें अगर उनको कामयाबी मिल गई तो निश्चित रूप से उसके नतीजे हमारे सामने आएंगे। ओके। अच्छा, बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका रहा जहाँ पे 2017 में बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार वहाँ वोटिंग कम हुई है। तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, जो वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे गिरा है? देखिए, ये थोड़ा सा अलार्मिंग तो है बीजेपी के लिए। इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि बुंदेलखंड में हमेशा समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं रही है कभी। वहां बीजेपी और बीएसपी का मुकाबला ज्यादा होता रहा है। कांग्रेस के पतन के बाद, जब से कांग्रेस सीन से हटी है, तब से जो मुकाबला बुंदेलखंड में ज्यादातर हुआ है बीएसपी और बीजेपी के बीच में हुआ है। समाजवादी पार्टी में बीच बीच में कहीं कहीं उसके पॉकेट्स हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी फोर्स नहीं थी जितनी और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में है। तो और पिछली बार 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार अगर वोट परसेंटेज कम हुआ है, मतदान कम हुआ है, तो निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा फायदे में होता है, नुकसान भी उसी का होने की संभावना होती है। बिल्कुल। तो जाहिर है, अगर 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और अगर उसकी सीटें या तो वो 19 की 19 रिटेन कर ले तो फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान बराबर हो जाएगा, नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, जो भी सीटें कम हुई तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए ये कम मतदान होना थोड़ा सा इस बात को का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं की अपने विधायकों के प्रति उदासीनता रही है, विधायकों के प्रति और सरकार के प्रति। इसीलिए शायद वो नहीं निकले घर से, या कम संख्या में निकले। तो विधायक तो भाजपा के हैं, सारे विधायक भाजपा के ही है वहां पर। तो अगर उदासीनता विधायकों से है तो वो भाजपा के प्रति उदासीनता कही जाएगी, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अभी कुछ अंतिम रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर वोट पर भाजपा को उसका अपना, अगर भाजपा अपना वोट निकालने में कामयाब रही है और उसका विपक्षी वोट नहीं निकला तो भाजपा का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर भाजपा का अपना वोट नहीं निकला और विपक्ष का वोट निकल आया तो नुकसान हो सकता है। ओके, एक आखिरी सवाल है सर, कि पहले चरण में आरएलडी सपा के गठबंधन में जाट मुस्लिम समीकरण बैठा, फिर दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर की संख्या बहुत ज्यादा रही, आपने भी बताया। अभी तीसरे चरण में नॉन यादव वोटर्स और फिर यादव वोटर्स दोनों को साधने में थोड़ा कामयाब होती दिख रही है। तो आगे के चरणों में फिर किनका दबदबा है, और क्या इन चरणों का असर कोई आगे के चरणों पे देखने को मिल सकता है? देखिए, अब जो आगे के चरण होने हैं, बल्कि ये जो तीसरे चरण से ही शुरू हो गया है। अब जाट, गुजर, त्यागी और मुस्लिम, ये पट्टी लगभग 2 चरणों में पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जो चरण होंगे उनमें यादव, ओबीसी, गैर यादव पिछड़े और सवर्ण, अपर कास्ट का भी अब साइजेबल नंबर, जहां जहां चुनाव होगा वहां ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, इनका भी एक मजबूत प्रभावशाली इलाका शुरू हो चुका है। वो इसी चरण से शुरू हो चुका है। मतलब ये जो आपका तीसरा चरण हुआ है, इसी से ही। पहले और दूसरे चरण में सवर्णों का प्रभाव उतना नहीं था, वो 3%, 4%
वाली स्थिति में रहे। लेकिन अब जो है, अब जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 से 12% है, अब ये पट्टी शुरू हो चुकी है। राजपूत जो 8% के आसपास है, उनकी पट्टी है। वैश्य हैं, कायस्थ हैं, जो सवर्ण समाज है जो 26% के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश सवर्ण है। अब सवर्ण भी बड़ी भूमिका में है, और यादव तो है ही, अति पिछड़े हैं। अब अति पिछड़ों का बहुत की बड़ी भूमिका है, मौर्या की, निषादों की, कुशवाहा, कुर्मी, लोध, ये जो जातियां हैं, किसान जातियां अगर उनको कहें, तो अब राजभर ये जो जातियां हैं, और दलित तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो गाजियाबाद से गाजीपुर तक उसका एक साइजेबल 20%, 18-20% के आसपास उसका नंबर है ही। तो वो तो रहेगा ही, वो तो पूरा मुस्लिम पट्टी। जब आप पूर्वांचल की ओर थोड़ा बढ़ेंगे तो अब फिर मुसलमानों का थोड़ा सा, जैसे आजमगढ़ मऊ का इलाका हो गया, आजमगढ़ का इलाका हो गया, भदोही का इलाका हो गया, मिर्जापुर का जो भदोही है, यहाँ फिर इलाहाबाद का फूलपुर है, ये यहाँ पर मुसलमानों का फिर एक कंसंट्रेशन है, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक है, यादव, मुस्लिम और ओबीसी। तो ये जातियां जो है अब यहाँ ज्यादा प्रभाव डालेंगी। तो अभी जो चौथा चरण होना है, तो चौथे चरण में जो पोलिंग होनी है 23 तारीख में, उसमें भी मुस्लिम जो है एक ठीक ठाक नंबर है उनका। तो इसलिए जो है, फिर जब आप गोरखपुर और उधर चले जाएंगे, देवरिया, बलिया, तो वहां फिर मुस्लिम्स की भागीदारी कम है। गाजीपुर तक है, तो मुझे लगता है 5वें और 6ठे चरण तक मुस्लिम्स का एक साइजेबल भागीदारी होगी, लेकिन 7वें चरण में फिर कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यादव आपके जो है, ये यादव तो आपके बलिया तक जाएंगे। अब बिल्कुल पूर्वांचल तक जो है यादव और पिछड़ी जातियों का और सवर्णों का समीकरण जो है वो सारे चरणों में रहेगा। ओके। वैसे तो भी आपको और भी सुनने का मन है हमारा, लेकिन समय की कमी है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बातचीत के लिए जुड़े। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपको भी। तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।